हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है टारगेट विद आलोक के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए केमिस्ट्री। अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा अपने आप को कंसंट्रेट करिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि आज हम लोग जो क्लास करेंगे, पहले दिन से बोल रहा हूं और मैं लास्ट तक ये बात बोलूंगा, ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करने वाले बच्चे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। सब्जेक्ट में समझ रख सकते हैं, चीजें उनको आ सकती हैं। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पढ़ने का तरीका ट्रेडिशनल से हट के होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन बेस्ड है ना, फोकस्ड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा ओरिएंटेड होना चाहिए आपका ना। तो हम लोग ध्यान देंगे कि आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी हम लोगों से तुरंत के तुरंत लगना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो यहाँ पे लिखा है टीजीटी और पीजीटी के लिए केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। तो अब यहाँ पर बातचीत होने वाली है टाइप ऑफ बॉन्डिंग की, और टाइप ऑफ बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, आज फर्स्ट डे से हम लोग को ये संकल्प लेना है कि हम जो भी पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन 100% सॉल्व होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें पूरा मार्क्स लाना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं। केमिस्ट्री में इतना आसान पेपर आपका आता है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक होता ही नहीं है। तो ये हम लोग दिमाग में प्लान करके पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में है ना, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, ये बात, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, है ना, ये बात हम लोग सबसे पहले ये शुरू करेंगे। बॉन्ड बना कौन रहा है ना, बॉन्ड बना कौन रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड कौन बना रहा है हम लोग को पता। अगर बॉन्ड एटम बना रहा हो तो उसको क्या कहोगे, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, है ना। और अगर बॉन्ड मॉलिक्यूल बना रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग, है ना। एटम्स बना रहे हो, परमाणु आपस में बॉन्ड बना रहे हो तो उसको इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल अणु बना रहे हो तो इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग। ठीक है, तो दो तरह के बॉन्डिंग की बात करेंगे। एटम्स के बीच के बनने वाले बॉन्ड अलग हो जाएंगे और मॉलिक्यूल के बीच के बनने वाले बॉन्ड अलग हो जाएंगे ना। और एटम्स वाले जो बॉन्ड है उस पर क्वेश्चन टीजीटी में पूछते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल दोनों के क्वेश्चन पीजीटी में पूछते हैं। ठीक है, तो हर हर चीज को बहुत प्रॉपर फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे आज मैं लेक्चर लूंगा तो नेक्स्ट टर्न पे जो इस लेक्चर में क्वेश्चंस आए होंगे कल के दिन, उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि सारे एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक हमारा ओरिएंटेशन होगा कि भाई ये तो क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं और फटाफट लगाते जा रहे हैं ना। तो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग एंड इंटर, ये देखो विजिबल है इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। मेरे सारे विद्यार्थी जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन सबका इंटरेक्शन लेवल हाई होना चाहिए, इससे इंटरेस्ट का लेवल बढ़ जाता है ना। तो इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग एंड इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग, दो तरह के बॉन्डिंग की बात हो गई। एटम्स आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे, एटम्स आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा आयोनिक बॉन्ड, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में ही एक बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट ये दोनों अलग अलग तरह के बॉन्ड नहीं है, एक ही टाइप के बॉन्ड है। एक ही बॉन्ड नहीं, एक ही टाइप के बॉन्ड है। मतलब अगर दो एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल इक्वल करता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ना, तो उसको आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग होता है, जैसे ये दो जो एटम्स हैं उसमें बॉन्ड बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर एटम ए ही दे रहा है, बी नहीं दे रहा है, तब इसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहां भी शेयरिंग हो रही है, यहां भी शेयरिंग हो रही है, यहाँ इक्वल शेयरिंग हो रही है, यहाँ अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस शुरू किया, हमने और आपने मिलकर बिजनेस शुरू किया। 2 लाख रुपए का बिजनेस था, तो 1 लाख आपने लगाया, 1 लाख हमने लगाया, कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपके पास पैसे नहीं थे तो मैंने क्या बोला कि चलो मैं लगा देता हूं, कमा के तू मेरे को दे देना, पूरा पैसा मैंने लगाया, लेकिन शेयर दोनों का इक्वल है ना। तो क्या हो गया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो रहा है, एक एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। शेयर करना मतलब दे नहीं रहा है उसको, देने का मतलब उधार नहीं दिया, वो इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी है, और भी वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन न दे रहा है न ले रहा है, बस वो शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जा रहा है ना। तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट शेयरिंग से बनता है, इसलिए एक टाइप की बॉन्डिंग हो गई जी। अब आगे बात करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब आगे बात करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। देखो भाई, इतना बड़ा मेरे पास पेन है और ये मान लो लोहे का बना है ना। अभी तो लोहे का नहीं है, बट मान लो कि पेन लोहे का बना हुआ है। तो अगर Fe का बना हुआ है, Fe मतलब आयरन का बना हुआ है, तो जो Fe के छोटे छोटे एटम्स होंगे आपस में मिले होंगे। ऐसा तो नहीं कि इनको फेविकोल से चिपका दिया गया होगा, है ना। इनको आपस में हम क्या करे होंगे, छोटे छोटे एटम्स को हम आपस में किसी बॉन्ड से जोड़ करके तब इतना बड़ा पेन हमने बनाया होगा, है कि नहीं है।
तो अब इतने छोटे-छोटे एटम्स को जिस बॉन्ड से हमने बनाया है, उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, है ना? हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे आणविक बंध, है ना? इसको बोलेंगे सहसंयोजक बंध, इसको बोलेंगे उपसहसंयोजक बंध, है ना? और ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा? धात्विक बंध। मेरे विद्यार्थी चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम को, आपको केमिस्ट्री आएगी बहुत बढ़िया, ठीक है? ये मेरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है? और आपका भी मेरे ऊपर होना चाहिए। चलिए, अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में हम लोग बातचीत करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? और वैन डर वाल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्सेस से टीजीटी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल और केवल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, ये सब बॉन्डिंग के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर कोई एग्जांपल दिया हो, है ना? जैसे 2016 में क्वेश्चन आया था, कोई एग्जांपल दिया है, पूछ रहा है बताओ इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना? कैसा बॉन्ड है? देखो मेटेलिक बॉन्ड कंपाउंड में नहीं होता है। मेटेलिक बॉन्ड कहाँ होता है? मेटल की शीट में, मेटल के वायर में, मेटल के रॉड में, मेटल के प्लेट में, है ना? लेकिन हम लोग को जो ये वाले बॉन्ड पढ़ने हैं, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, ये कंपाउंड के अंदर होता है। तो अगर कंपाउंड के अंदर हो रहा है, कंपाउंड में कौन-सा बॉन्ड कहाँ पे है, ये बात पहचानना जरूरी है। एक क्वेश्चन आया था 16 वाले पेपर में ना, टीजीटी के पेपर में आया था, ठीक है? तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, बस सिंपल सी बात, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक है, ठीक है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? मेटल्स, धातु ना। डी ब्लॉक वाले भी क्या होते हैं? मेटल्स। और पी ब्लॉक वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल। एस और डी ब्लॉक वाले क्या है? मेटल, है ना? और डी ब्लॉक वाले भी क्या होते हैं? मेटल। और पी ब्लॉक वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल, अधातु। अच्छा, मेटल का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता है ना। और नॉन मेटल रिवर्स क्या बोलोगे? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखता है। पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल होते हैं, एस और डी ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, है ना? तो जब जब एस और पी ब्लॉक वाले आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल, तो बॉन्ड आयनिक होगा, ठीक है? जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, माने इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखने वाले। और पी ब्लॉक वाले कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखने वाले, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में मिलेंगे, ठीक है? जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में मिलेंगे, तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेंगे, तो बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड चलेगा। और और अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में तो उनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? उनके बीच का बॉन्ड होगा कोवेलेंट, है ना? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर आपस में मिलते हैं, तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट, ठीक है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवेलेंट। और अगर मेटल्स आपस में ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाए, तब क्या हो जाता है? मेटेलिक बॉन्डिंग ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाए तो क्या हो जाता है? मेटेलिक बॉन्डिंग, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना? जैसे आयरन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आयरन के छोटे-छोटे एटम्स मिलके इतनी बड़ी रॉड बना दिए, तो आयरन के छोटे-छोटे एटम मिलके जो रॉड बनाए हैं, तो कैसा हो गया ये? पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ना। तो ये जो इतनी बड़ी रॉड बना, इसके बीच में कौन-सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिए, कोई भी कंपाउंड में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, किसी भी कंपाउंड में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या? कि इसमें कौन टाइप का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है? तो आपको ध्यान देना है, कंपाउंड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड नहीं होगा। कंपाउंड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड नहीं होगा, धात्विक बंध नहीं होगा, है ना? कंपाउंड मतलब यौगिकों के अंदर या तो आयनिक बॉन्ड होगा या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जो पढ़ना है उसके तुरंत आने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, ये आदत में डालिए। ये नहीं कि हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, ये कहानी वो कहानी, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और एग्जाम्पल पे इसका एप्लीकेशन करते हैं, ठीक ना? चलिए, मेरे पास एग्जाम्पल है NH4Cl और मेरे पास एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है? मेरे पास एग्जाम्पल है Li2O, मेरे पास एग्जाम्पल है Na2O2 और एग्जाम्पल है KO2, एग्जाम्पल है NaN3,
एग्जाम्पल है Na3N, ठीक है, P4O10, एग्जाम्पल है N2O3। ओके, ये सारे एग्जाम्पल है मेरे पास आपके लिए, है ना। अब इसमें आपको देखना बॉन्ड किसके किसके बीच में बना, ठीक है। तो अब यहां पर बॉन्ड अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में बना है। NH4+ को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन बोलते हैं ना। तो अमोनियम और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड बना है। तो इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक, है ना। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है। भले हाइड्रोजन एस ब्लॉक में रहता है, पी ब्लॉक में नहीं रहता है, लेकिन ब्लॉक में रहने से नहीं होता है ना। ब्लॉक में तो ऐसे रखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने हैं ना। तो इसलिए ध्यान देना है कि अमोनियम आयन ना, अमोनियम आयन कहाँ का है? ये अमोनियम आयन तो एलिमेंट नहीं है ना कि किसी ग्रुप में होगा, एन और एच है। तो एन और एच के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। कैसे पता चला? नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है ना, ब्लॉक में रहने से नहीं होता है, दोनों नॉन मेटल है, अधातु है। और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड हो गया, और एन और एच के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अमोनियम क्लोराइड में या अमोनियम साइनाइड में कौन सा बॉन्ड है, तो आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही बोलेंगे आप ना। यही आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब बाकी भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए Na+ और Cl-, ठीक है, Na+ और Cl-, इन के बीच का बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक, क्योंकि सोडियम आयन एस ब्लॉक का, Cl पी ब्लॉक का है ना, के बीच का बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल है Na2O2, अपना एग्जाम्पल है KO2, और एग्जाम्पल है Li2O, है ना। तो इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले ऑक्साइड्स के बारे में जानना है, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछे आते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के पास 2- है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ऑक्साइड आयन। और अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2, तो इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड आयन। अगर 2 ऑक्सीजन के पास 2- तो इसको हम लोग बोलेंगे पर ऑक्साइड आयन। अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1- है, तो इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो लेक्चर लेने से पहले टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन के प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है और जो सोर्स है जहां से वो बनाए जा रहे हैं, उस पर बड़ा ध्यान रखा हमने, उस पर बड़ा रिसर्च किया। और इसीलिए मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उस बात को ध्यान में रख के कि क्वेश्चंस देने का उनका सोर्स क्या है, किस पैटर्न क्या है, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे। तभी एग्जाम में जब पेपर सामने आएगा तो सब कुछ पढ़ा पढ़ा दिखेगा आपको, है ना। कुछ भी नहीं पढ़ते जाना है। तो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन के पास 2- है तो ऑक्साइड आयन, 2 ऑक्सीजन के पास 2- है तो पर ऑक्साइड आयन, और 2 ऑक्सीजन के पास 1- सुपर ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन, पर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे किसी को बोलना हो, बदमाशी ज्यादा कर रहा हो, तो बोलते हैं तुम्हारा ज्यादा ही पर निकल आया है, बोलते हैं ना। मतलब अगर कोई ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव हो तो इसको क्या बोलेंगे आप? पर ऑक्साइड आयन। अगर कोई ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा रिएक्टिव हो तो क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड आयन। क्लियर? पर सुपरमैन की तरह हो गया ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो अब देखिए, जहां भी ऑक्साइड होगा वहां पर केवल नेगेटिव चार्ज है बस, तो यहां पर केवल आयोनिक बॉन्ड होगा। क्लियर? और अगर पर ऑक्साइड है, अगर पर ऑक्साइड है तो ये माइनस चार्ज तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा ही, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सुपर ऑक्साइड है तो क्या होगा? माइनस है तो आयोनिक बॉन्ड तो बनेगा ही, और जो दोनों ऑक्सीजन है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब आप क्वेश्चन में ये चेक करिए कि ऑक्साइड आयन है कि पर ऑक्साइड की सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड निकलता है तो बस आयोनिक लगा दीजिए, है ना। अगर पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड निकलता है तो आयोनिक और कोवेलेंट दोनों लगा दीजिए। हिंदी मीडियम के छात्र इसको आयोनिक बंध और सह संयोजक बंध कहेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का बहुत फर्क आपको साइंस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, 2 सोडियम के प्लस है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है ना, तो पहले ग्रुप का है तो +1 चार्ज होगा ना। तो 2 सोडियम के पास 2 प्लस हो गया, जब यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? 2- होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पे 2-, 2 ऑक्सीजन पे 2- मैच करिए, पर ऑक्साइड है तो इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया? आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट। चलेगा?
KO2 पोटेशियम पर +1 है और O2 पर -1 है। पोटेशियम पे +1 है और O2 पर -1 है, ठीक है? तो अब यहां पर देखिए इन दोनों की, अब ये कौन सा आयन हो गया, इसको मैच करिए। इसको देखिए 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस कहां है? यही है ना? इसको क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। तो यहां भी क्या लिख देंगे? आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में बात आ रही है आपको? और Li2O यहाँ पे 2 प्लस, 2 लिथियम पे 2 प्लस और 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस। अब 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस किसको मैच कर रहा है? इसको। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक। क्लियर हो रहा है सबको? और एग्जांपल दे दूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है BaO2, ये है BaO2 होल ट्वाइस, ये है BaO। देखिए समझिए, बेरियम है ना? बेरियम कहाँ का होता है भाई? बेरियम सेकंड ग्रुप का होता है। हम लोगों ने कहानी याद करी है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और नीचे रेडियम। एक जन ने हमें बोला कि सर हमको टेबल याद नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। आपको क्या याद है, क्या याद नहीं है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हम आपको सब याद कराएंगे, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल में ये जो पहला ग्रुप था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना? और ऐसे ही सीजियम और ये फ्रांसियम। ठीक है? ये थोड़ा हाइड्रोजन ऊपर शुरू होता है तो लिथियम इसके सामने आता है। ठीक है? तो इसको याद करते थे हम लोग। हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद, है ना? एक हेलिना नाम की लेडी है, उनकी कहानी सुनाते हैं हम। एक हेलिना नाम की लेडी है, उनको 20 साल पहले शादी किए हो गया, दुर्भाग्यवश बच्चे नहीं है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान बच्चे दे दो। तो हेलिना ने की रब से फरियाद कि भगवान बच्चा दे दो। और किसी घर में बहुत सालों के बाद बच्चा अगर होगा, तो बच्चा बहुत जिद्दी होगा। तो बच्चा बहुत जिद्दी था तो क्या हुआ? कार, स्कूटर मांगने लगा, है ना? तो उसके पापा उससे परेशान रहते थे। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ये बेरियम है, ठीक है? ये फ्रांसियम के सामने आता है, ऊपर नीचे लिखा है। तो अब ये बेरियम सेकंड ग्रुप का है ना? और ये फर्स्ट ग्रुप का है। तो फर्स्ट ग्रुप वालों में +1 चार्ज होगा और सेकंड ग्रुप वालों में +2 चार्ज होगा। ठीक है? तो अगर +2 चार्ज है तो देखिए बेरियम पे 2 प्लस, यहां पर क्या आ गया? 2 माइनस। ठीक है? अब अगर 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन 2 माइनस हम लोग को याद है पेरोक्साइड होता है। और जहां पेरोक्साइड होता है वहां कौन-कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यहां देखिए 2 प्लस और यहां पर 2 माइनस। अब देखिए 2 ऑक्सीजन का होल ट्वाइस है, O2 का होल ट्वाइस है। तो O2 के होल ट्वाइस पे 2 माइनस है, यानी O2 पे क्या होगा? 1 माइनस। समझ में आ रहा है? O2 के होल ट्वाइस पे 2 मोल O2 पे 2 माइनस है। तो 1 मोल O2 पे 1 माइनस, यानी ये कौन सा आयन हो गया? सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये सुपर ऑक्साइड है। तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में आयोनिक बॉन्ड भी होता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है? यहां पर बेरियम ऑक्साइड में, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड में यहां 2 प्लस है और यहां पर 2 माइनस है। तो इनके बीच का बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक, क्योंकि ऑक्साइड आयन है। और देखिए एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है तो ऑक्साइड आयन कहते हैं। और ऑक्साइड आयन में मतलब आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। एक से ज्यादा ऑक्सीजन होते तो आयोनिक भी होता और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता, ओनली आयोनिक। तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं ये कहता हूं, ये नाइट्रोजन फैमिली याद होगा आपको, नान, पराठा, ऑस्ट्रेलिया का और सिकंदराबाद की बिरयानी फेमस है। तो वैलेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए है। बेटा इस फैमिली में, जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करो, तो पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप है ना, पहले ग्रुप में लिथियम वाले फैमिली में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। क्लियर? दूसरे ग्रुप में 2 होता है, ठीक है? फिर बोरॉन में चले जाओ, बोरॉन वाली फैमिली में, तो बोरॉन वाली में 3 हो गया। कैसे? एस में 2 और पी में 3 हो गया। कार्बन वाले में कितना हो गया? एस में 2, पी में 2, 4 हो गया। इतना समझ में आ रहा है? अब आगे आ गया नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है? मैं जरा लिख के समझा दूं आपको, ताकि कोई बात ऐसा ना रहे कि सर हवा-हवा हो गया, है ना? जो पढ़े वो याद हो जाए, फाइनल हो जाए, ठीक है? मैं इसी मूड से पढ़ा रहा हूँ कि जो पढ़े आपको आ जाए फिर, है ना? क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है और कल चल के विद्यार्थियों को ये सब पढ़ाना है आपको, है ना? तो हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरॉन है, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? तो लिथियम इस फैमिली में जो भी होंगे, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। अब नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है? बात समझिएगा मेरी, है ना? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। जो ऑक्टेट का रूल होता है ना, अष्टक का नियम, वो केवल सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के लिए होता है। क्यों?
सेकंड पीरियड में देखिए एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, बात को बहुत मजे से समझिएगा, है ना? जिस बात को आप पहले से जानते होंगे उसको लेकर रिजिड मत रहिएगा, है ना? थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सप्लोर होने दीजिए, ठीक है? तो एस में एक ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसका नाम क्या होता है? पीएक्स, पीवाई और पीजेड होता है ना? तो टोटल ऑर्बिटल 4, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 8। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए किसी को 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाना पड़ेगा। भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग इस बात को कहते हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है। मैक्सिमम 4 हो सकती है। लेकिन थर्ड पीरियड में तो ऑक्टेट का रूल फुलफिल करना जरूरी नहीं है। क्यों? थर्ड पीरियड में डी होता है, 3D होता है, तो 5 बॉन्ड भी बनाता है। अब देखिए, नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस है, ठीक है? फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का इस फैमिली में जो भी होगा वो सबके पास 5 होगा। नाइट्रोजन के पास भी 5 होगा, इसके पास भी 5 होगा। लेकिन इसकी वैलेंसी जब ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा तब इसकी वैलेंसी 3 होगी। और जब ये NH4 प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसने 4 बॉन्ड बना लिया, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो जब हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ते हैं ना, 1 से 2 3 4 तक कर दो और आगे फिर 4 में से घटाना शुरू करो, 3 2 1, वो सब एक लिमिटेड बातें हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है कि वही करते रहो। 9 10 की छोटी-छोटी बातें थी, उस समय इतना ही ज्ञान था, हम लोग करते थे। अब क्या करना है कि जो जो बात जरूरी है वो समझना है। क्या? कि वैलेंसी से मतलब कोवैलेंसी होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर क्या है? 3 और यहाँ पर क्या है? 4। अब फास्फोरस इसी फैमिली का है, अगर ये PCl5 बनाता है तो क्या हो जाएगा? 5। तो सर वैलेंसी 5 कैसे हो गई? बेटा ऑक्टेट का नियम किसमें लगता है? सेकंड पीरियड में। तो सेकंड पीरियड में ही सब सोचते हैं कि 8 तक हो, है ना? 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 3 8 हो जाए। लेकिन थर्ड पीरियड में तो 5-5 बॉन्ड बना सकता है ना, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है ना, आयोडीन 7 बॉन्ड बनाता है ना। तो जितना बॉन्ड जिस कंपाउंड में बना हो वही उसकी कोवैलेंसी होती है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। इन जनरल वैलेंसी केवल सेकंड पीरियड की बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 और 4 के बाद घट जाओ, 3 2 1, इन जनरल सेकंड पीरियड में बोल सकते हैं। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई ना? अब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज तो नहीं है आप? कंफ्यूज होंगे तो बस एक ही कारण होगा, हम रटे हुए हैं। क्या? कि सर 1 2 3 4 होता है और फिर पढ़ाया गया था कि 3 2 1 होता है। ये तो आप नया चीज बता रहे हैं। अरे भाई, वो जब बताया गया तब आप 9वीं क्लास में थे, है ना? अब आप बड़े हो गए हैं तो आप वो बात समझिए जो होता है, ठीक है? अपने-अपने सब अपनी-अपनी उसके हिसाब से ना, क्या बोलते हैं, क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे कॉन्सेप्ट और एक्सप्लोर होते जाते हैं। क्लियर? तो अब जैसे अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर OH2 बनाते हैं, H2O, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 2। लेकिन अब सल्फर इसी परिवार का है, वो SF6 बना लिया, तो इसकी कोवैलेंसी क्या है? 6। ये थोड़ी ना कहोगे इसकी वैलेंसी 2 है ना? तो अब इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कहते हैं, नहीं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है और बॉन्ड 2 बनाया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 6 तो 2 ही ना वैलेंसी हुआ। लेकिन बेटा ये बात किसके लिए होता है? ऑक्टेट वाला नियम किसके लिए होता है? ये केवल सेकंड पीरियड के लिए होता है और 9th में केवल सेकंड पीरियड पढ़ना था, इसलिए यही समझाया गया था कि 8 में से घटा दो, है ना? तो इसीलिए हम लोग के दिमाग में सब बन गया। ठीक है? एग्जाम में कोई बात ना छूटे, है ना? हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के बजाय हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को फोकस करें, है ना? तो इस पे हम लोग को ध्यान देना है। चलिए अभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। मैं लेके चलूं आपको आगे, मैं अच्छा सवाल एक कराने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास एक PCl5 है, ठीक है? PCl5 और ये है SF6 और ये है IF7 और ये है N2O3, ये है P4O10 और ये है ना, N2O5, N2O5, ये P4 है। चलिए इनमें आपको बताना है कहां-कहां आयोनिक बॉन्ड है, कहां-कहां कोवैलेंट बॉन्ड है और कहां-कहां आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड दोनों है। देखिए फास्फोरस और क्लोरीन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। फास्फोरस और क्लोरीन दोनों पी ब्लॉक के हैं, दोनों नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ भी ब्लॉक के हैं, यहाँ भी दोनों पी ब्लॉक के हैं, यहाँ भी दोनों पी ब्लॉक के हैं, यहाँ भी सब पी ब्लॉक के हैं, यहाँ भी सब पी ब्लॉक के हैं, यहाँ भी सब पी ब्लॉक के हैं। इसलिए इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की है? कोवैलेंट। मतलब सबका आंसर आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट ऑल लिखिए कोवैलेंट, है ना? हम लोग करते हैं ना सिलेक्ट ऑल, तो हो गया कोवैलेंट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? सर क्या कह रहे थे वो ध्यान सुनिएगा। अब बात यह है कि तो सवाल क्या अच्छा बनेगा? तो एक बढ़िया पीजीटी लायक सवाल है कि अगर PCl5 सॉलिड फेज में है, किस फेज में है? ठोस अवस्था में, है ना? जब PCl5 सॉलिड फेज में है, जब PCl5 सॉलिड फेज में है, तो क्या होगा? जब PCl5 सॉलिड फेज में होगा, ठीक है? तो ये जो लिखा है वो सॉलिड फेज में नहीं है।
अगर सॉलिड फेज वाला क्वेश्चन होगा तो ब्रैकेट में सॉलिड जरूर लिखा होगा। तो याद करना, अगर PCl5 सॉलिड फेज में होता है तो दो PCl5 के मॉलिक्यूल PCl4 प्लस PCl6 माइनस आयन में के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये समझने वाली नहीं, याद करने वाली बात है। अगर क्वेश्चन में PCl5 केवल लिखा है तो वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड और गैस है, तब तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा। लेकिन PCl5 के ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिया जाए तो याद करने वाली बात है कि PCl5 के दो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहते हैं। देखिए, 2 फास्फोरस है और 10 क्लोरीन है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, तो आपको याद रखना इस फॉर्म में रहते हैं, मतलब 2 आयंस के फॉर्म में रहते हैं। अब बताइए, प्लस माइनस आयन है तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक। और फास्फोरस और क्लोरीन तो नॉन मेटल है, फास्फोरस कोई नॉन मेटल है, तो यहां जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट। याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, दोनों ही बॉन्ड होगा। ठीक है, यहां क्लियर हो रहा है आपको। PCl5 के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट। लेकिन PCl5 के ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिया तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि इस फॉर्म में होता है, और जब इस फॉर्म में होता है तो बॉन्ड कौन सा बोलोगे, आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट। और ये सवाल है ना, पीजीटी में पूछे जाने लायक सवाल है। अब एक अगले एग्जाम्पल की तरफ आपको हम ले चलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, सर मैंने ऐसा पढ़ा था वैसा पढ़ा था, कुछ तो ऐसा नहीं है ना। चलिए, अब अगला सवाल है, देखिए N2O5 ऐसे लिख दिया है तो यहां पर बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। N2O5 ऐसे लिख दिया है तो आप बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना। तो अब हमको केवल यहां पर याद करना है, कोई कंपाउंड दिया हो तो आयनिक है कि कोवेलेंट है, समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं N2O5 की। क्लियर, N2O5 भी PCl5 की तरह याद रखिएगा सब लोग। N2O5 भी जब सॉलिड फेज में होता है ना, वैसे N2O5 का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। देखिए, एक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O है ना, और एक ऑक्सीजन बीच में रख दिया। अब बचता क्या है, 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड तो बना लिया। अब ऑक्सीजन, इसके पास जो ऑक्सीजन है उसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसके पास कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयरिंग कर देता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि N2O5 कैसा मॉलिक्यूल है तो आप बोलेंगे कोवेलेंट है, क्योंकि सब नॉन मेटल है, कोवेलेंट ही होगा। लेकिन स्पेशली ये पूछ दे कि N2O5 सॉलिड स्टेट कैसा है, तो ध्यान रखिएगा, N2O5 सॉलिड स्टेट में ऐसा होता है, ये NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, मिर्ची लगने वाले क्वेश्चन है। ऐसे मिर्ची का साइन बना लीजिए कॉपी में ताकि इंपॉर्टेंट बातें याद रहे। जहां जहां मिर्ची लगने वाला साइन बनाए, लाल मिर्ची बनाई, ठीक है, रेड चिली इसलिए बनाइए, आपका ध्यान रहे। बेटा, ये NO2 प्लस NO3 माइनस है ना, इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक। प्लस और माइनस के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक। और ये आपस में N और O बॉन्ड जो बना है वो कैसा होगा, कोवेलेंट, है ना। तो सब लोग ध्यान रखिएगा कि आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है। तो CaCl2 मॉलिक्यूल में कैल्शियम 2 प्लस होता है और 2 Cl माइनस ऐसे आयन के फॉर्म में होता है। अब बताइए, कैल्शियम के पास 2 प्लस है तो 1 प्लस 1 Cl माइनस से आयोनिक बॉन्ड बनाया है, और 1 प्लस 1 Cl माइनस से आयोनिक बॉन्ड बनाया है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये भी बॉन्ड आयोनिक बना और ये भी बॉन्ड आयोनिक बना है। यहाँ दोनों Cl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे पेरोक्साइड में होता है ना O2 2 माइनस, वैसे यहाँ पर Cl2 2 माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती। क्यों, क्लोरीन के पास जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम शेल में, हाइड्रोजन फैमिली में 7 होता है, एक माइनस चार्ज आ गया तो क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो अब 8 हो गया तो अब Cl2 बनाने की क्या जरूरत है, 8 पूरा हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, यहां भी कैल्शियम क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। वैशाली, आपने बहुत अच्छा किया। ये कैसे पता चलेगा Cl आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, देखिए ऑक्सीजन के पास एक माइनस है, समझिएगा बात को, है ना। ऑक्सीजन में आपका आपका तकलीफ समझ गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो 7 हो गया। 7 से काम चलता है क्या, नहीं। तो या तो वो 2 माइनस करे 8 करने के लिए ऑक्साइड आयन बने, या तो फिर 2 ऑक्सीजन आपस में मिले, शेयरिंग करें। बोले, समझ में आता है आपको, या तो ऑक्सीजन करे ऐसा क्या, अगर एक माइनस आया तो एक माइनस से 6 से 7 हुआ, तो यहां तो 2 माइनस करे ऐसे बन जाए, ऑक्साइड आयन हो जाएगा। या तो शेयरिंग करे, है ना, दोनों ऑक्सीजन का वो माइनस आपस में शेयरिंग कर दे, तो ये भी 6 एक 7 एक 8 हो जाए, ये भी 6 एक 7 एक 8 हो जाए, है ना। अब क्लोरीन, क्लोरीन पे अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन परिवार का, है ना।
तो ऑलरेडी उसके पास 7 है, एक माइनस करेंगे 8 हो गया। अब उसको जरूरत ही नहीं है 2 Cl को मिलने का। यानी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट होगा तो 2 आपस में कंबाइन करके ऐसे बनने की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय I3 माइनस वाले एग्जांपल को छोड़ के। I3 माइनस वाला एग्जांपल एक ऐसा होता है जहां 3 आयोडीन आपस में इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। उस एग्जांपल को भी हम कराने जा रहे हैं, वो भी आप समझिए। ठीक है, अभी उसको हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, मिर्ची लगने वाले सवाल में कौन कौन सवाल हो गया? एक तो N2O5 हो गया और एक PCl5 हो गया। चलिए अब मैं बात करता हूं तीसरे मिर्ची लगने वाले सवाल की तरफ ले चलता हूं आपको। तीसरे मिर्ची लगने वाले सवाल की तरफ मैं ले चलता हूं। ये देखिए, ये है NaI3। ठीक है, अब हमें पता है सोडियम पे +1 चार्ज ही होता है, तो मजबूरी है कि I3 पर -1 होगा, है ना? यहां क्या था, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, तो 2 माइनस में एक एक करके दोनों पे बांट दिया मैंने, है ना? लेकिन हमें पता है कि अगर सोडियम पर +1 है और कंपाउंड न्यूट्रल है, तो I3 पर -1 होगा। न्यूट्रल होने का मतलब ही होता है कि जितना प्लस वहां उतना माइनस यहाँ। तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ प्लस और माइनस है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा बना है? आयोनिक। लेकिन ये तीनों आयोडीन आपस में फेविकोल से तो चिपकाए नहीं होंगे, आयोडीन आपस में तो बॉन्ड बनाए होंगे। तो आयोडीन नॉन मेटल है, तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। ये ध्यान रखिएगा, है ना? यहाँ की तरह नहीं करना है कि 2 Cl बॉन्ड नहीं बना रहे। I3 माइनस एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड और आयोडीन के बीच में आपस में आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए कंपाउंड में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों होगा। आज के लेक्चर में जो बातें आपको सिखाई गई, आपके मन तक पहुंचा? आपके दिमाग तक बात पहुंची? कैसे करना है? पहला सवाल पूछा जाने वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। हमको जो भी पढ़ना है, उसमें उससे बनने वाले सारे सवाल सॉल्व हो जाए ऐसा पढ़ना है, ठीक है? तो जितने विद्यार्थी यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, उन सबसे मैं बोलूँगा कि आप सभी लोग अपने क्लास की रेगुलैरिटी मेंटेन करने के लिए जो घर पे पढ़ाई होती है, हमने जो पढ़ाया वो तो ठीक है, आपको घर पे मेहनत करना है ना, तो घर में अपनी पढ़ाई को, उसकी रेगुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए अब आपको फटाफट एडमिशन ले लेना चाहिए, ताकि आप जब क्लास करें तो आपको ये लगे कि हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बिल्कुल ना लगे कि अभी पढ़ना है, अभी देखना है। देखिए, मैं कितना भी आपको बेहतरीन तरीके से बताऊँ, जब घर पे आप इस मूड से नहीं प्रिपरेशन करते कि हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है, हमने एडमिशन लिया, अब पढ़ना है, तैयार करना है। जब तक आप इस मूड से नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो एग्ज़ाम लायक पढ़ाई नहीं बन पाती। पढ़ना अलग बात है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना अलग बात है ना? दैट्स व्हाई आप सबसे हम बोलेंगे कि बिल्कुल टाइम बिना बर्बाद किए, है ना? अपने समय को सही यूटिलाइज़ करना बहुत बड़ी समझदारी है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम सब लोग अपने क्लासेस को रेगुलरली करने के लिए अब हम लोग अपना एडमिशन प्रोसेस में आएँगे और आगे अपनी क्लास रेगुलरली करते रहेंगे, ठीक है? जिस चैप्टर के जिस टॉपिक से, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक से जो सवाल बनते आ रहे हैं और जो सवाल बनने वाले हैं, उसी को फ़ोकस करके मैं पढ़ाता हूँ, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस में लिखा है, पढ़ लीजिए, सवाल ही नहीं आने वाला है। ऐसी कोई बात ही नहीं करते हम लोग, है ना? तो केवल आप चैप्टर की बात कर रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर के अंदर टॉपिक और टॉपिक के अंदर सब टॉपिक पे क्या सवाल बन सकता है, उसके उसको फ़ोकस करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना? और यही एग्ज़ाम निकालने का यही तरीका है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री में जो स्कोर किया है टॉप लेवल पे हमारे 20 साल के करियर में और केवल इसीलिए किया है कि हमने पढ़ाने के इस ट्रेडिशनल तरीके के अगेंस्ट काम किया है। जो ट्रेडिशनल लेंदी तरीका होता है केमिस्ट्री पढ़ने का, उसके से अलग काम किया। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर जो सवाल बनने वाला, क्वेश्चन बनने वाला जो पॉइंट है, उसी को फोकस करेंगे। तो बस आपको करना क्या है? प्रॉपर लेक्चर को समझना है, प्रॉपर लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट करनी है और जहां प्रॉब्लम हो डाउट को क्लियर करना है। इसकी आवश्यकता है नहीं कि एक दिन बैठ के हम 1 घंटा यही सुने, आता है, ये टॉपिक है, वो तो सब लिखा हो, सिलेबस प्रिंट आउट करे, सब लिखा हुआ है। लेकिन उस सिलेबस लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई पढ़ ले तो पीएचडी में फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीका है जो लिखा रहता है कि भई ये चीज़ें पढ़िए। उसमें सवाल कैसे बनेगा, किस टॉपिक पे जाके सवाल बनना उसको, यही तो एक स्ट्रैटेजी है ना? इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो आपको लेक्चर लिया, वो आपके मन तक पहुँचा होगा। आपने बड़े अच्छे से, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपने क्लासेस करी होंगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बुक्स वगैरह की, जो हम पढ़ाएँगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम शीट आपको देंगे, असाइनमेंट देंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे, आप करेंगे और बाकी बुक्स वगैरह की ज़रूरत होगी हम आपको बताएँगे। ठीक है?
तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज सभी विद्यार्थियों ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ क्लास किया। आज की क्लास में आए हुए विद्यार्थियों को फिर से मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद। कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय।